Welcome to Atreya Ayurved Sambhasha, where we explore the ancient science of healing. हेलो गाइस, स्वागत है आपका आत्रेय आयुर्वेद संभाषा में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पित्त दोष के बारे में, जो कि पहला है पित्त दोष का परिचय। इसमें है परिभाषा में क्या है, पित्त अग्नि और जल महाभूत से मिलकर बना है। यह शरीर में चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म और ऊष्मा का कारक है। संस्कृत में मूल तप से उत्पन्न है, यानी कि तप क्या होता है, जो शरीर में गर्मी होती है उससे उत्पन्न हुआ है। ये गर्मी पैदा करना या रूपांतर करना या ट्रांसफॉर्मेशन, शरीर में पाचन तापमान नियंत्रण करना इसका कार्य होता है। और बुद्धि का संचालन जो होता है वो पित्त के द्वारा होता है। पित्त के गुण क्या है, श्लोक में है सस्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम इस पित्त। ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ है सस्नेहम का मतलब होता है तैलीय पदार्थ, यानी कि नाक के पास में जो हल्का हल्का तेल जैसा कुछ आता रहता है ना, ऑयली स्किन्स में, तो वो ये तैलीय पदार्थ है जो पित्त के द्वारा ही होता है। तीक्ष्णम तेज या तीखा, और उष्णम का मतलब होता है गर्म, लघु का मतलब हल्का, द्रवम का मतलब तरल पदार्थ, लिक्विडी फॉर्म में ये होता है। फिर इसके आते हैं मुख्य कार्य पे। ये करता है पाचन, ऊष्मा देना शरीर को, दर्शन और मेधा यानी इंटेलिजेंस को बढ़ाना। पाचन में भोजन को पचाना और रक्त आदि धातुओं का निर्माण करना। ऊष्मा में है शरीर के तापमान को बनाए रखना और सर्दी से बचाना। दर्शन में है आंखों को देखने की क्षमता देना या दृष्टि प्रदान करना या उसको नियंत्रित रखना, इसके कार्य में आता है। और मेधा है बुद्धि, समझ और याददाश्त को तेज रखना। कोई भी आप चीज देखते हैं और वो आपको याद रह जाती है, तो वो मेधा के कारण होता है, इंटेलिजेंस जो पित्त प्रोवाइड करता है। हम आते हैं इसके 5 प्रकार पे। तो पहला है पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। पाचक पित्त कहाँ रहता है, पाचक पित्त को ही जठराग्नि कहते हैं। पेट और लिवर यानी स्टमक और लिवर में उपस्थित रहता है। साधक जो है हृदय और मस्तिष्क में। नेत्र जो आलोचक पित्त जो है वो नेत्र में। भ्राजक पित्त जो है तो वो त्वचा में। पाचक पित्त का स्थान क्या है, आमाशय पक्वाशय। कार्य क्या है, भोजन को पचाना, सार और किट्ट भाग को अलग करना। रंजक पित्त का स्थान है यकृत और प्लीहा, स्प्लीन और लिवर। कार्य है इसका रस को रक्त यानी खून में बदलना। खून जो है वो उर्दू वर्ड है और रक्त जो है वो आयुर्वेदिक टर्म है, और ब्लड तो इंग्लिश में पता ही है सबको। रक्त को लाल रंग देना, जो रक्त लाल रंग का होता है वो रंजक पित्त के कारण होता है। साधक है स्थान है इसका हृदय और मस्तिष्क। इसका कार्य क्या होता है, कार्य बुद्धि, समझ, याददाश्त और भावनाओं को नियंत्रित रखना। आलोचक पित्त स्थान है इसका नेत्र। कार्य है इसका देखने की क्षमता, दृष्टि, देखने की क्षमता मतलब दृष्टि, और प्रकाश को ग्रहण करना, जो प्रकाश आपकी आंखों में आ रहा है उसको ग्रहण करना। भ्राजक पित्त जो है उसका स्थान है त्वचा। कार्य है इसका त्वचा को रंग देना, चमक, जो चेहरे पे चमक होती है वो, और तापमान को बनाए रखना। पसीना और सीवन का स्राव, मैंने आपको पहले से बताया कि वो नाक पे वो आता है तो वो सीवन है, और वो उसका स्राव होना वो भ्राजक पित्त के कारण होता है। अब आते हैं पाचक और रंजक पित्त पे। इसके स्थान मैंने आपको बता दिए हैं, ये बस थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो इसका स्थान आमाशय पक्वाश है। यह सबसे मुख्य पित्त है क्योंकि ये जठराग्नि है। यह भोजन को पचाता है, सार न्यूट्रिएंट पार्ट और किट्ट यानी वेस्ट पार्ट को अलग करता है। यह पाचक अग्नि है। रंजक पित्त क्या होता है, स्थान है इसका यकृत प्लीहा, रंजन का मतलब होता है रंगना। यह धातु को लाल रंग देकर रक्त में परिवर्तित करता है। अन्य प्रकार के कौन कौन से हैं, साधक, आलोचक और भ्राजक। इसका स्थान क्या है, हृदय, मस्तिष्क, बुद्धि और स्मरण शक्ति को बढ़ाना और भावना या इमोशन को नियंत्रण रखना। यह इच्छाओं को पूर्ति करने में सहायक होता है। आलोचक पित्त का स्थान है नेत्र।
मेन है प्यूपिल, वहां पे रहता है, पुतली में जो होती है अपनी। विजन को ग्रहण करना, रूप और रंग का ज्ञान करना, क्या है, आलोचक पित्त के कर्म है। भ्राजक पित्त जो त्वचा में रहता है, संपूर्ण शरीर में रहता है, त्वचा की चमक को और वर्ण को, कॉम्प्लेक्शन को बनाए रखता है। नेक्स्ट है पित्त प्रकोप के कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं। आहार है अत्यधिक तीखा खाना, या ज्यादा खट्टा खाना, या ज्यादा नमकीन भोजन करना, या गर्म तासीर वाली चीजें जैसे कि मिर्च, राई आदि। तासीर मतलब जिसका जो सार होता है वो थोड़ा तीखा होता है, वैसी चीजें खाने वाले, जैसे कि लाल मिर्च होती है ना, गरम मसाला हो गया, ये सब खाने से क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है। बिहार में क्या है, बिहार का मतलब होता है डेली जो अपनी चीजें, मतलब टहल वहल रहे हैं आप, कहीं घूम घाम रहे हैं, तो उसमें तो अत्यधिक धूप का सेवन करना, अग्नि के पास काम करना, अग्नि के पास आप ज्यादा काम कर रहे हैं तो लगती है ना गर्मी, तो वो पित्त को बढ़ाता है। मानसिक में क्रोध करना, किसी से ईर्ष्या करना, मानसिक तनाव, कभी आप गुस्सा करके देखिए तो अपने आप पसीना आने लगता है। काल, ग्रीष्म ऋतु में पित्त का प्रकोपन रहता है, और युवावस्था में, बाल्यावस्था में नहीं रहता, बाल्यावस्था में इतना दिक्कत नहीं होती, लेकिन युवावस्था में क्या है ना, आप कोई भी चीज खा लेंगे, मतलब अभी जैसे ये देखिए उस पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपने समय से भोजन नहीं किया, है ना, रात में आप खा रहे हैं उल्टा सीधा टाइम पे, या फिर गलत चीजें खा रहे हैं, कोई फर्मेंटेड चीज खा रहे हैं, तो उसके कारण भी पित्त का प्रकोप होता है। जैसे कि मैं अपना बताती हूँ कि मैंने पिज्जा खाया था अभी 2 दिन पहले, तो उसके कारण भी, मतलब रात में मैंने पिज्जा खाया और सुबह वॉमिटिंग हो गई, वो एज इट इज जैसा पिज्जा था वैसा ही निकल आया, वो पचा ही नहीं। वो क्यों? देखिए अगर आपके शरीर में आम है, आम का मतलब होता है अपक्व भोजन, बिना पचा हुआ भोजन, अगर वो आपके शरीर में पड़ा है, ऊपर से आपने ऐसी चीज खा ली जो फर्मेंटेड है, जिसमें मैदा है बहुत ज्यादा, या फिर जो पित्त को और बढ़ा रहा है, ऐसी चीज आपने खा ली ना, तो रात का जो अपक्व भोजन है, फर्मेंटेड चीज हम ऐसे मान सकते हैं कि वो अपक्व होती है, जो थोड़ी बहुत रोस्ट करके दे दी जाती है, तो वो अपक्व ही रह जाता है। आपके शरीर में पहले से अपक्व भोजन है, आपने उसके ऊपर से और ले लिया, तो क्या होगा कि वो पचेगा ही नहीं, है ना, और सुबह ऊर्ध्व मार्ग से, यानी कि वॉमिटिंग के थ्रू वो बाहर आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा, फिर वो दोष प्रकोपित करेगा, फिर दिक्कतें होंगी, चक्कर वक्कर आएंगे। ठीक है, तो काल इसका ग्रीष्म और युवावस्था, इसलिए अच्छा खाना चाहिए। पित्त वृद्धि के लक्षण क्या होते हैं? दाह, बर्निंग सेंसेशन, तो मैंने आपको जैसे बताया कि रात में मैंने पिज्जा खा लिया था, उसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन पूरी रात, मतलब ऐसा लगता रहा कि पूरा ही गला जो है ना वो जल रहा है, तो उसके कारण शरीर, आंखें और पेट में जलन होती है, गर्दन में भी होती है बहुत ज्यादा। क्रोध, स्वभाव से चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता है, कभी किसी के गैस बन रही हो ना तो उसके बहुत गुस्सा आता है। गैस कैसे बनती है? गैस ऐसे ही बनती है, अगर आम बना हुआ है, या फिर आपने कोई भोजन किया, भोजन के पश्चात आपने तुरंत ही पानी पी लिया, तो उसके कारण क्या होगा, जठराग्नि जो होगी वो बुझ जाएगी, वो मंद हो जाएगी, तो फिर क्या करेगा वो, अब जैसे कि आप किसी कोई खाना बना रहा है, मान लो आप कोई भी, जैसे कोई सब्जी बना रहे हैं, मान लो भिंडी की सब्जी बना रहे हैं, अब भिंडी की सब्जी पक रही है, पक रही है, पक रही है, और आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया, तो क्या होगा, वैसे ही वो अभी कच्ची है ना, उसके ऊपर आपने पानी और डाल दिया, तो क्या वो पक पाएगी? नहीं, तो ऐसे ही शरीर में होता है, नहीं पच पाता है खाना। तो इसीलिए क्या, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा, खाना ही नहीं पच रहा है, सुबह आप मल त्याग करेंगे, मल भी त्याग नहीं होगा, दिक्कत होगी मल त्याग करने में। अल्प निद्रा, नींद का कम आना, बार बार टूटना, अभी जैसे किसी के पेट, देखिए गैस बनने से पेट में भी दर्द होने लगता है, ऊपर से आपको बर्निंग सेंसेशन भी हो रही है, तो निद्रा भी नहीं आएगी, अति तृष्णा, बार बार प्यास लगना, क्योंकि जठराग्नि आपकी तेज है, या फिर आपने मंद कर लिए, तो उसके कारण क्या होता है कि बार बार प्यास लगती है, गला सूखता रहता है, क्योंकि जठराग्नि के कारण वो अग्नि है जो शरीर में, वो अग्नि से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं HCl, ठीक है, वो है आपके पेट में, और वो इतना ज्यादा खौल रहा है, तब तो आपके प्यास तो लगेगी अब, गले में ऐसा जलन जलन सी महसूस हो रही है, तो विवर्णता, अब विवर्णता वो क्या है, अग्नि है, अगर उसको सही टाइम पे खाना नहीं मिल रहा और आपने एक्स्ट्रा पानी डाल के उसको वो कर दिया, बुझा दिया, तो क्या है, शरीर पे विवर्णता आने लगेगी, डिस्कलरेशन होने लगेगा। उष्णता, शरीर में तापमान में वृद्धि, बुखार आ जाएगा। तो पित्त शामक आहार हम देखते हैं, रस है मधुर, तिक्त और कषाय, इन सब रस का आप सेवन कर सकते हैं, स्वीट बिटर वगैरह का। और अन्न है इसमें पुराना चावल, गेहूं और जौ,
ठीक है। और द्रव्य में गाय का घी, दूध और मक्खन। फल में जैसे सब्जियां खीरा खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, अनार, आंवला या लौकी। ये सारी गर्मियों वाली सब्जियां हैं जो आप देख रहे हैं, ये सारी गर्मियों वाली हैं। वो क्यों? क्योंकि पित्त का प्रकोप ही गर्मियों में रहता है ना। ज्यादातर जो होता है जिनका पित्त जिनको पित्त दोष की समस्याएं होती हैं, तो उनका जो पित्त है वो गर्मियों में कुपित होता है। और जिनको कफ की शिकायतें हैं ना, उनको उनको दिक्कत होती है वसंत ऋतु में, यानी कि फरवरी मार्च का जो टाइम होता है, उस टाइम बहुत दिक्कत होती है, बहुत कफ निकलता है। वर्जित क्या रखना है? मिर्च मसाले, खट्टे फल, सिरका। खट्टे फल क्या है? वो और पित्त बढ़ाएंगे। सिरका, आप जब विनेगर, विनेगर जो होता है वो। और तला हुआ भोजन, चाय और कॉफी। ये जो चाय है ना, ये बहुत ज्यादा पित्त बढ़ाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आप दिन में कभी 4 चाय पी के देखिए, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, चाय से तो सच में गैस बनती है। पित्त शामक विहार क्या होता है? चंद्रमा की चांदनी में बैठना। ऊपर चंद्रमा निकला है, उसकी चांदनी में आप बैठिए तो आपको ठंडापन महसूस होगा। चंदन का लेप लगाना, ठीक है। ठंडी हवा में प्राकृतिक वातावरण में टहलना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना और प्राणायाम करना। शीतल और शाकाहारी भोजन करना, ऐसा शीतकारी जो शीतता उत्पन्न करता है, ऐसा भोजन करना। पाचक पित्त, पाचक पित्त के बारे में आता है। पाचति इति पाचकम, जो पचाता है वह पाचक पित्त है। ठीक है। स्थान कहाँ है इसका? के 5 प्रकारों में पाचक पित्त जो है वो 5 प्रकारों में से एक है। पाचन मुख्य रूप से आमाशय यानी स्टमक और पक्वाशय यानी लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। इस क्षेत्र को ग्रहणी बोलते हैं, जो पाचक पित्त का मुख्य स्थान है। संरचना इसकी क्या है? यद्यपि पाचक पित्त पंच महाभूतों से बना है, फिर भी इसमें तेज या अग्नि इस क्षेत्र को ग्रहणी, यानी इसमें थोड़ा गलत लिख गया है, ये ग्रहणी स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कहते हैं जिसको, वो पाचक पित्त का मुख्य स्थान है, ड्यूडेनम। ठीक है। अब इसकी संरचना पे आते हैं। यद्यपि पाचक पित्त पंच महाभूतों से बना है, फिर भी इसमें तेज या अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। इसके पर्याय क्या है? पाचकाग्नि, कायाग्नि, कोष्ठाग्नि और जठराग्नि। कभी कभी केवल अग्नि शब्द भी पाचक पित्त को इंगित करता है। पाचक पित्त के कार्य या महत्व, इसके फंक्शंस पे आते हैं। इसके कार्य क्या है? मुख्य कार्य है इसका डाइजेशन या जलीय अंश को कम करना। यह कार्य सर्वोत्तम रूप से होता है। पाचन करना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। पाचन के बाद सार या किट्ट भाग का विभाजन करना इसके द्वारा होता है। पाचक कार्य की उपयोगिता और महत्व पे आते हैं। गृहिणी में स्थित पाचक पित्त अन्य प्रकार के पित्तों को उत्तेजना या बल के संबल में समर्थन देता है। अगर आपकी जठराग्नि ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ना गैस बनेगी ना कुछ नहीं। तो क्या है कि बाकी जितनी आपकी बाकी जितने प्रकार के आपके पित्त हैं वो सारे अच्छे रहेंगे। संक्षेप में, यदि उदर में प्राथमिक पाचन सामान्य है, तो शरीर में भी अन्य चयापचय क्रियाएं सामान्य रहती हैं। यानी कि अगर आपकी जठराग्नि जो है वो सामान्य है, तो सारी क्रियाएं जो है वो सामान्य रहती हैं। ज्यादातर रोगोत्पत्ति होती है, मतलब मोस्टली, अभी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए 70 का, 70% जितनी दिक्कतें होती हैं वो ज्यादातर अग्नि के कारण ही होती हैं। अगर आपकी अग्नि मंद है या फिर आपकी अग्नि तीक्ष्ण है, तो वो क्या करेगा? वो रोगों की उत्पत्ति करेगा, जितने और दोष है ना उनको प्रभावित करेगा। पाचक पित्त के द्वारा किया गया पाचन प्राथमिक पाचन होता है। यदि यह ठीक नहीं होता, तो अपूर्ण पचा पदार्थ, अपूर्ण पचा पदार्थ का मतलब है आम यानी विष, अन्य अग्नियों को जैसे धातुवाग्नि को प्रभावित करता है। वो क्या होगा? जो अभी जैसे कोई ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है, उस ग्लास में जो पानी भरा हुआ है ना, उसको आप समझ लीजिए आम, कि वो आपके स्टमक में उतना आम पड़ा हुआ है। ठीक है। अब आप उसके ऊपर पानी और डालिए और नीचे रख दीजिए एक बर्तन। ग्लास ग्लास है, उसके नीचे एक बर्तन रख दीजिए और उसके ऊपर पानी डालिए भरे हुए ग्लास के ऊपर ही। तो क्या होगा कि वो पानी धीरे धीरे फैलने लगेगा। तो अब क्या होगा कि वो जब भर जाएगा ना, अब ऐसे ही अपना शरीर है, जैसे स्टमक से कोई आम ऊपर आया, तो वो क्या करेगा? ऊपर जितनी भी चीजें हैं ना, उन सबको दूषित करेगा। फिर वो क्या करेगा? वो शाखाओं में आ जाएगा, शाखाओं में आकर वहां दिक्कत करेगा, जो
और शाखाओं में दिक्कत होने लगती है, मतलब डिस्कलरेशन होना, इचिंग होना, ये सब उसी की वजह से होता है, क्योंकि आम बन रहा है, उसके ऊपर आपने और खा लिया, प्लस उसको भी आम बना दिया, तो ये क्या है, दिक्कतें कॉज करेगा शरीर के अंदर। इसलिए इस केंद्रीय अग्नि के सूक्ष्म भाग अन्य सभी प्रकार की अग्नियां मौजूद मानी जाती हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था कि पहले ही, कि ये अग्नि जो है वो सर्वश्रेष्ठ अग्नि है, सबसे अच्छी। अच्छी क्या, जो मतलब सभी और बाकी के पित्त को मेंटेन करके रखती है। अब आते हैं रंजक पित्त। इसकी परिभाषा क्या है? रंजक का अर्थ है रंगना। यह रस धातु को लाल रंग देकर रक्त या ब्लड में परिवर्तित करती है। इसकी लोकेशन क्या है? सबके दो आचार्यों के अनुसार मैंने लिख दी है, तो आप अगर चाहें, अगर आपको याद हो जाए तो दोनों लिख दीजिएगा, नहीं तो एक तो चली गई। अष्टांग हृदय के अनुसार इसका स्थान आमाशय है। सुश्रुत संहिता के अनुसार इसका स्थान है यकृत और प्लीहा। रंजक पित्त का मुख्य स्थान है, यह मुख्य रूप से यकृत और प्लीहा में स्थित होकर रस का रंजन करता है। जो आपने फूड खाया है ना, उसको पचाकर फिर उसको रक्त में कन्वर्टेड करता है, और रक्त को रंजन का कार्य, यानी कि उसको रंग देने का कार्य करता है। इसके काम क्या है? जलीय रस धातु को लाल रंग प्रदान कर रक्त धातु में परिवर्तित करना, इसका मुख्य कार्य होता है रंग देना। ठीक है, ये सारा उसी का लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, जो लास्ट वाला पार्ट है वही है ये। प्रक्रिया और इसके महत्व क्या है? पचे हुए भोजन, आहार रस को रक्त धातु के पोषक तत्व होते हैं। जो पचा हुआ खाना है वो रक्त धातु के पोषक तत्व हैं, यानी कि यकृत और प्लीहा में जो काम हुआ है, फिर उसके बाद जो सब्सटेंस निकला है वो रक्त धातु के पोषक तत्व हैं। तो रंजक पित्त इन सब का कार्य कर रक्त के निर्माण में मदद करता है। जब जलीय प्रधान पाचक रस यकृत और प्लीहा में आता है, तो रंजक पित्त रस से रक्त में परिवर्तन में भाग लेता है। ठीक है, रक्त के लाल रंग के लिए रंजक पित्त जिम्मेदार है। इसलिए रक्तल्पता जब होती है, तो पीलापन के कारण के रूप में इसकी विकृति की जांच आवश्यक है। अगर शरीर में पीलापन या कहीं भी डिस्कलरेशन दिखाई देता है, तो क्या होता है? रक्त अल्पता उसका कारण या एनीमिया उसका कारण हो सकती है, तो उसकी जांच करानी चाहिए। रंजक पित्त को रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में भी माना जाता है। अब आते हैं साधक पित्त, जिसका स्थान होता है हृदय। बुद्धि और मानसिक गतिविधियों मस्तिष्क के किसी भाग द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब किसी भाग के द्वारा नियंत्रित होती है। अतः साधक पित्त जो बुद्धि और मेधा से संबंधित है, उसका स्थान मस्तिष्क है। कुछ आयुर्वेद विद्वानों का यह भी मानना है कि हृदय की गतिविधि साधक पित्त के द्वारा होती है, क्योंकि चिंता, क्रोध, मानसिक भावनाएं हृदय की गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। कम आईक्यू, जैसे कि बुद्धि लब्धि या स्मृति की हानि या भूलने की बीमारी साधक पित्त के कुपित होने के कारण मानी जाती है। ये एक कमजोरी है। एक कमजोर मन भी हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप भय या भ्रम उत्पन्न होता है। इसके कार्य देख लेते हैं। साधक पित्त बुद्धि यानी इंटेलिजेंस और अभिमान को समुचित कार्य करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह तमस या इग्नोरेंस और कफ की बाधाओं को दूर कर मन में विषयों को समझने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए इसे मेधाकर पित्त, यानी कि मेध को बढ़ाने वाला पित्त, मेध का कारक पित्त भी कहा जाता है। जब मन में नियंत्रण होता है, तो शुक्र धातु उत्कृष्ट हो जाती है और ओज उत्पादन होता है। अगर ओज की उत्पत्ति शुक्र धातु तक आपकी सारी धातुएं जो ठीक साम्यावस्था में आ रही हैं, तो ओज की जो उत्पत्ति होगी वो हमेशा अच्छी होगी। वो क्या करेगा? आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा, बुद्धि कारक होगा, मेधा कारक होगा, और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। इस कारण इसे ओज कर पित्त भी माना जाता है। मेधा मतलब होता है ग्रहण करने की क्षमता, धी का मतलब है साहस और वीरता। ये सभी कार्य साधक पित्त के द्वारा होते हैं। बुद्धि का कार्य विश्लेषण के बाद निर्णय लेना है, निष्कर्ष निकालना है और इंद्रियों
कि विषय यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को समझने का जो कार्य करता है वो साधक पित्त के द्वारा होता है। मेधा का अर्थ है ग्रहण या समझने की क्षमता। मेधा कितना आपको समझ आ रहा है, मतलब जैसे मैं आपको ये वीडियो पढ़ा, मतलब जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ वो आपको कितना समझ में आ रहा है, उसको समझने की क्षमता वो साधक पित्त के द्वारा होती है। अभिमान का अर्थ है देश या काल, जैसे कि अपना साधारण देश है, जांगल देश है, अनूप देश है, कौन सा देश है, काल कौन सा चल रहा है, वो सारा समझने की जो क्षमता होती है वो मेधा से आती है। जो ओज, जो शुक्र के बाद जो बनता है वो ओज, ओज अगर सही होता है तो आपको ये सब चीजें समझ में आती है। सामान्य मेधा और अभिमान, अभिमान साधक पित्त पर निर्भर करता है। अब आते हैं आलोचक पित्त पर। आलोचक पित्त का स्थान कहाँ है? नेत्र। आलोचक पित्त विशेषकर रेटिना में स्थित होता है। यह भारी वस्तुओं की छवि या इमेज को ग्रहण करता है और उसे याद रखने की स्मृति में सहायक होता है। आलोचक पित्त के कार्य क्या है? आलोचक पित्त सामान्य दृष्टि या नॉर्मल विजन के लिए जिम्मेदार होता है। यह आंखों द्वारा वस्तु के आकार या साइज, रंग, कलर के स्वरूप को समझने में मदद करता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं वीडियो में, एक पहाड़ है और एक छोटा सा पेड़ है। जैसे ऊंचे पहाड़ को देखते समय दृष्टि समयोजित यानी एडजस्ट हो जाती है, और नीचे पेड़ खड़ा हुआ है तो उसको देखने के लिए भी एडजस्ट हो जाएगी, है ना। कि आपको जो इसमें आप देखिए कि पेड़ आपको छोटा लग रहा है और पहाड़ बड़ा लग रहा है, तो वो क्या है कि देखने के लिए एडजस्ट हो जाना, ये उसमें आलोचक पित्त का कार्य होता है। आलोचक पित्त उचित दृष्टि के लिए आवश्यक सभी प्रकार के रूपांतरणों या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप मुझसे नोट्स भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।